हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड, आपका दोस्त। आज आपका जो है 26 अगस्त 2022 जो है आज का डेट, उसके बारे में जो आज का जो हमारा पीटी के स्तर पे या मेंस के स्तर पे या इंटरव्यू के स्तर पे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपके सामने। कृपया आप इसको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। कृपया जो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और जो पुराने साथी हैं इन तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है सो कृपया इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे। ठीक है, चलिए जो आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चूँकि ये पेगासस का जो मुद्दा है, मुद्दा ये पुराना मुद्दा है। इसके बारे में अगर हम जानें कि सबसे पहले ये बात करें इसमें इसमें हुआ क्या क्या, किस तरह का मामला है ये। तो मोबाइल फ़ोनों की जांच में इजरायली पेगासस जो स्पाईवेयर है प्रयोग होने के साक्ष्य नहीं मिले। रिपोर्ट की समिति ने कहा है कि 29 मोबाइल फ़ोनों की जांच की गई है, जिनमें से 5 में किसी तरह का मालवेयर पाया गया, लेकिन यह पुष्टि नहीं होता है कि इनमें पेगासस का प्रयोग हुआ है। अब अगर बात करें कि ये जांच चल रहा है इस पर, सबसे पहले ये अगर बात करें इसमें कि मालवेयर होता क्या है, अगर इस बारे में अगर बात करें मालवेयर के बारे में, मालवेयर होता क्या है। तो मालवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क में व्यवधान पैदा करने, निजी जानकारी लीक करने, सूचना या सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, उपयोगकर्ताओं को जानकारी तक पहुंच से वंचित करने या उपयोगकर्ता कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता के हस्तक्षेप करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मालवेयर के बारे में हमारे 67 बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि मालवेयर जो चर्चा में था, किस देश में चर्चा में था ये चीज़, जिस बारे में जानकारी लेना है। और इसमें एक कमेटी लाया गया था, कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का नाम क्या है, तो अगर बात करें तो कमेटी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कोर्ट ने सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है आर वी रविंद्रन की देखरेख में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक नेटवर्क और हार्डवेयर के विशेषज्ञों की 3 समितियां गठित की गई थी। समिति के काम की देखरेख में जस्टिस रविंद्रन की मदद पूर्व आईपीएस आलोक जोशी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट संदीप ओबराय ने किया था। आगे बात करें तो पीठ ने यह भी कहा है, जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट में नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा, भविष्य की कार्रवाई, जवाबदेही, निजता की सुरक्षा में सुधार के लिए कानून में संशोधन और शिकायत निवारण तंत्र सुझाए गए हैं। पीठ ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में कुछ उपचारात्मक कदमों का सुझाव दिया गया है। उनमें से एक है कि निगरानी और निजता के अधिकारों पर कानूनी और प्रक्रियाओं में संशोधन होना चाहिए। दूसरा, देश की साइबर सुरक्षा बढ़ाने और सुधारने पर है। इसमें कानूनी निगरानों की शिकायतों के लिए नागरिकों के लिए एक तंत्र की स्थापना का भी सुझाव है। तो ये हमारा था मालवेयर के बारे में, चूँकि मालवेयर में क्या होता क्या है, कौन सी कमेटी गठित की गई थी किसके समक्ष, तो ये सब पीटी का मुद्दा है। चाहिए एक वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम भविष्य की जरूरत, ये पीएम साहब का कहा है, पीएम साहब ने कहा है कि भविष्य की जरूरत जो हमारा वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस, कार्यस्थल के प्रति लचीलापन और फ्लेक्सी वर्क आवर, मतलब काम के घंटों में सहूलियत हैं। बदलते युग में काम की प्रकृति बदल रही है, हमें उसके हिसाब से नीतियाँ तैयार करनी होगी। देश का श्रम मंत्रालय जो है अमृतकाल में वर्ष 2047 के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहे कि भारत महिला शक्ति का उपयोग करके लक्षित लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने विजन 2047 के अनुरूप विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों में महिला कार्यबल के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करने का आह्वान भी किया है। 29 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में बदला गया है। इससे श्रमिक जो हैं न्यूनतम वेतन, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और समाज स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे मामले में और सशक्त होंगे। उन्होंने ये भी कहे हैं कि नए लेबर कोड में अंतर्राज्यीय जो प्रवासी है, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों में की परिभाषा में सुधार किया गया है। पीएम ने यह भी कहा कि दुनिया जो है डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज, ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी शहरी जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। पीएमएलए ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारक अधिनियम पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने के लिए फैसले को 2 पहलुओं पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हम काले धन या मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पूरी तरह समर्थन में है। देश इस तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानून का उद्देश्य नेक है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यहाँ पे है जो है सो आसान भाषा में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को अपना निर्णय आसान भाषा में लिखने की सलाह दी है, ताकि केस से संबंधित लोग उसे ठीक से समझ सकें। इसी अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक लेखन का उद्देश्य जटिल की आड़ में पाठकों को भ्रमित करना या उलझाना नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि असंगत निर्णय न्यायिक संस्थानों की गरिमा पर वही प्रभाव डालते हैं।
आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके निर्णय में अनुचित जगह पर वाटरमार्क का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि इससे दृष्टिबाधित लोगों का निर्णय तक पहुंच मुश्किल हो जाती है, जो पढ़ने के लिए स्क्रीन रीडर का प्रयोग करते हैं। नागरिक उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक शोधक और क्या कहते हैं पत्रकार कानून के दायरे में शासन के लिए प्रतिबद्ध सार्वजनिक संस्थानों के रूप में अदालतों के कामकाज का लगातार आकलन करते हैं। इसलिए न्याय निर्णय लिखना कानून के शासन को बढ़ावा देने और कानून के दायरे में खराब नियमों पर रोक लगाने के नजरिए में महत्वपूर्ण साधन होता है। ये हमारा क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ये हालांकि हम कह सकते हैं इसको हालांकि पॉलिटिक्स राजनीति का मुद्दा है। इस बारे में जानकारी जरूरी होना हमारा ज़रूरी है कि लाभ का पद होता क्या है। ये हमारा क्योंकि लाभ के पद से ही ये चर्चा में है कि झारखंड के जो सीएम उनकी सदस्यता जा सकती है। इस बारे में जानकारी ये रखना है कि लाभ का पद होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस वजह से इनकी सदस्यता जा सकती है, इसका नियम प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले ये बात जानकर है, इसमें बस इतना जानना है कि किस मामले में इनको ये मामला चल रहा है। तो झारखंड में खनन मंत्री के रूप में खुद को खाद्यान्न आवंटित करने के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए विधानसभा की सदस्यता पर ही तलवार नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का फंदा भी कर सकता है। ठीक है, उन्होंने खुद को कहते खाद्यान्न आवंटित करने को अवैध ठहराने के चुनाव आयोग के निर्णय के बाद इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई का भी रास्ता खुल चुका है। इस बारे में बस इतना जान लें हम कि लाभ का पद होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो क्या होता है लाभ का पद? तो भारत के संविधान में प्रावधान संसद और विधानसभा को किसी भी तरह से सरकारी दबाव से मुक्त रखने का है। संविधान का अनुच्छेद 102(1) के एक के तहत कोई भी सांसद और विधायक अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता है जहां से उसे वेतन भत्ता या फिर दूसरी सुविधा मिलती हो। जनप्रतिनिधि से जुड़े अधिकारों के धारा 9(1) के तहत भी सांसद और विधायक कोई अन्य पद नहीं ले सकते हैं। लाभ पद के दायरे में किसी पद पर नियुक्ति के साथ ही किसी तरह की सरकारी लाभ यानी कोई लाइसेंस व पट्टा आदि हासिल करना भी मुश्किल है। ये हमारा होता है लाभ का पद। इसी के तहत जो है सो उनको पर ये कार्रवाई चल रही है चीज़ें। इसमें ये तो हालांकि पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर ये क्या कहते हैं लाभ का पद होता क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारे पीएम साहब ने फिर जो है सो युवाओं के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि 21वीं सदी के भारत को अपने युवाओं की क्षमता पर पूरा भरोसा है और वह उन्हीं के दम पर आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बढ़ गई है। पिछले 8 सालों में पैटर्न की संख्या भी 7 गुनी हो गई है। यूनिकॉर्न की गिनती भी 100 के पार चली गई है। पीएम ने इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि इनोवेशन को कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में काम करें। इसके लिए सोशल और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट पर जोर दें। युवाओं पर भरोसा जाते हुए मोदी ने कहा कि आपके समर्थ को देश समझ रहा है। विकसित भारत के लिए सबका प्रयास की भावना जरूरी है। पीएम ने छात्रों से कहा कि वह अपने इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए काम करें और सरकार आपके साथ है। देखिए, ये जो है हमारा भारत 40,000 टन के विमान वाहक पोत बनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। आप देखिए, अभी हम लोगों ने लगातार 2-3 दिनों से चर्चा में हम लोग कर रहे हैं कि विक्रांत की क्या कहते हैं, कल ही मैंने विक्रांत की बताया था कि विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी भी ये चीज़ आ गया कि भारत पहले स्वदेश निर्मित विमान पोत विक्रांत के निर्माण के साथ ही 40,000 टन से अधिक विमान वाहक पोत बनाने के वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो चुका है। 2 सितंबर को कहाँ? तो 2 सितंबर को कोच्चि में से भारतीय नौसेना में कहा तो कोच्चि में। याद रखना होगा, जब पिछले बार पीपीएससी में पूछा गया था अम्बाला कैंट के प्राफिल की मदद से कहाँ पे लगाया गया है तो या अम्बाला में लगाया गया, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए यहाँ भी जानकारी रख लें पीटी के बारे में, चूँकि पीपीएससी पीटी नज़दीक है या 68 भी दे रहे हैं उनके लिए भी मैं कह सकता हूँ ये चीज़ें कि आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ लगाया गया है। तो ये 2 सितंबर कोच्चि में इसे भारतीय नौसेना के बेरे में शामिल किया जाएगा इसको। और ये जो हेलीकॉप्टर 6 हेलीकॉप्टर और 12 फाइटर जेट के लिए पार्किंग व्यवस्था होगी वहाँ रनटेक में। और नाइट लैंडिंग के लिए 270 लाइट्स उपलब्ध होगा। अधिकतम स्पीड 28 समुद्री मील। विक्रांत की विशेषता क्या है? तो ये अगर बात करें तो 20,000 करोड़ रुपये की लागत से 13 साल में बनकर तैयार हुआ ये विमान पुत। ठीक है, लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर। सारी इसकी विशेषता आप पढ़ लेंगे इसको चीज़ों को। देखिए, यहाँ पे डिमांड चल रही है हमारे लक्ष्मीबाई को लेकर कि भारत रत्न दिया जाए।
ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ चल रहा है। जो लक्ष्मी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो वंशज थे उन्होंने इसको मांग कर रहे हैं कि शायद उनको लक्ष्मीबाई को भारत रत्न दिया जाए। ठीक है, भारत को बदलनी होगी अपनी चीन नीति। जो हमारा का जो भारत जो है उसको बदलना होगा अपनी चीन की जो नीति का रवैया है। बात करें उसके मामले में, जून 2020 में सबको याद होगा कि गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच कड़वाहट को और गहरा कर दिया। चाहे 1962 का युद्ध हो या और उसके पश्चात सीमा विवाद के समाधान के प्रयास हुई या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने का, चीन लगातार अड़ियल रुख अपनाते रहता है। चीन क्या करता है कि हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत के चारों तरफ अपने सैन्य अड्डे का विस्तार करता रहा है। इसके साथ ही वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध भारत के प्रस्तावों पर भी रोड़ा लगाता रहता है। चीन के अड़ियल रुख के कारण ही द्विपक्षीय स्तर पर लगातार वार्ता के बाद भी भारत चीन के सीमा जो है विवाद मामले में कोई सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। और जो गलवान में जो झड़प हुई थी उसके बाद 16वें दौर की सैन्य वार्ता और अन्य पक्षों में द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद भी सीमा पर तनाव की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। भारत लगातार ये कह रहा है कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति व स्थिरता पूर्व शर्त है। इसके बाद भी पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों में चीन जो है अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है। यह स्थिति चीन द्वारा संबंध सुधार के लिए दावों को पूरी तरह से खोखला साबित करती है। हाल ही में अगर बात करें, भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा द्वीप पर गया, जबकि श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक अनुमति भी नहीं दी थी। चीन के जासूसी जहाज का इस क्षेत्र में आना भारत चीन संबंध के गिरते ग्राफ को ही दर्शा रहा है। गलवान की घटना के बाद की स्थितियां काफ़ी बदल चुकी है। भारत में चीनी विरोध की लहर चल रही है। भारत सरकार द्वारा सैकड़ों चीनी ऐप जो था उसको प्रतिबंधित किया गया है। अब भारत को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीनी नीति का समग्र विश्लेषण करना चाहिए, उसमें बुनियादी बदलाव लाना चाहिए। हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चिंता प्रकट की कि बीजिंग ने भारत चीन सीमा पर जो किया उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यही दोनों देश हाथ नहीं मिला सके तो यह क्षेत्र एशिया की सदी बनने से चूक जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक राजनीति जो है आजकल अपने सबसे अनिश्चित दौर में है। कुछ विश्लेषक शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन की तुलना हिटलर के नेतृत्व वाले जर्मनी से कर रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियां जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांत कर दिया है। चीन द्वारा जो अपना जो पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर दावा करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं एवं कानूनों के लगातार उल्लंघन के से इस क्षेत्र में अशांति और युद्ध की आशंका प्रबल होती जा रही है। भारत को क्या करना चाहिए, भारत का क्या कदम उठाना चाहिए, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत को इस मामले में व्यापक वैश्विक समर्थन हासिल करना चाहिए, जिससे चीन के वैश्विक पहुँच को संतुलित किया जा सके, साध सके हम उसको। भारत को अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में और सक्रिय होना चाहिए। इसके साथ वैश्विक एवं क्षेत्रीय आपूर्ति चेन को नियमित करने के प्रयास पर लगातार ध्यान देना चाहिए, जिससे चीन की व्यापारिक तानाशाही को नियंत्रित किया जा सके। क्षेत्रीय आपूर्ति चेन के लिए नए सिरे से विचार करना चाहिए। इसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मिलकर एक आर्थिक गलियारे के निर्माण पर भी विचार करना चाहिए। ताइवान मुद्दे पर भी चीन लगातार विश्व के सभी देशों से वन चाइना पॉलिसी पर समर्थन मांग रहा है। यदि चीन को वन चाइना पॉलिसी की वैधता की चिंता है तो उसे अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का भी सम्मान करना चाहिए। चीन को भारत की जमीन पर अपने अधिकृत उपस्थिति को समाप्त करते हुए भारत की संप्रभुता और हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त रखने में सहयोग करना चाहिए। भारत ने 2010 के बाद से अब तक एक बार भी आधिकारिक मंचों से वन चाइना पॉलिसी का जिक्र नहीं किया। यह चीन के लिए चिंता का कारण भी बनता रहा है। अब समय आ गया है कि भारत यह स्पष्ट करे वो इन कारणों से इस नीति का समर्थन नहीं करता है। यदि चीन को भारत की संवेदनशीलता का परवाह नहीं है तो फिर भारत को भी इसकी संवेदनशीलता का चिंता छोड़ देना चाहिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये, इसको आंसर में आपको कोट करने में हेल्प मिलेगा। इसी तरह यदि चीन द्विपक्षीय समझौतों का पालन नहीं कर रहा है तो फिर भारत को भी यह स्पष्ट करना होगा कि वह उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है हमारे लिए, चीन की नीति के लिए। चलिए, ये इसके बारे में मैंने कल जिक्र भी किया था। प्रश्नों के घर में खरी परीक्षा जो CUT और सारे एग्जाम को है सबको एक साथ कराने की योजना पर चल रही काम किया जा रहा है, तो उसके बारे में यह है हमारा। लैंगिक समानता का संदेश के बारे में कि बेटियों के प्रति समानता के सोच को लेकर आने वाली तकलीफ जो है समाचारों के दौर में खेलों की दुनिया की खबरें बदलती दुनिया को एक खाका सामने रखती है। बीते दिनों पढ़ने को मिला कि माता पिता 3 बेटियों के बाद बेटा चाहते थे। जब बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम अंतिम रख दिया था। चारों बहनों में सबसे छोटी थी वो, यही अंतिम पंघाल जो थी अब अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है।
बहुत अच्छी बात है ये भारत के लिए, क्योंकि वजह खेलों की दुनिया में बेटियां देश का परचम ला रही है। कितना ही चीज़ों से लड़कर मैदान तक पहुंचने वाली बेटियां जो है देश की झोली में एक पदक डालने में पीछे नहीं रहती है। जिस क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी नाम मात्र की हो रही है उसमें पदक तालिका में उनके नामों की संख्या बढ़ने तक के इस सफर में सहयोग के उदाहरण भी है। इसे उन्होंने कहा है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में शुरू से ही हर काम में बेटियों को कम अहमियत दी जाती है, फिर चाहे बात खेल के मैदान में उतरने की हो या घर से जुड़े निर्णय लेने का। इस धारणा को बदलने में खेलों की दुनिया की उपलब्धियां वाकई अहम भूमिका निभा रही है। अब यहाँ पे बात करें कि जन कल्याण योजनाएं और सब्सिडी का दायरा क्या है, तो इस मामले में अगर बात करें तो भारत की बैंकिंग और वित्तीय संरचना जो है अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर है। हमारी बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से विनियमित है, कानून का शासन है कि अनुबंधों को लागू किया जा सकता है। भारत के पास लगभग 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके अलावा 40 अरब डॉलर का स्वर्ण भंडार आगामी 1 वर्ष के लिए हमारे आयात बिलों को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकता है। अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक अन्य प्रमुख संकेत यह है कि हमारा चालू खाता जो है सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.7% है। भारत इस तरह से राहत महसूस कर सकता है कि उसके पास एक मजबूत और सक्षम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लगभग 1 करोड़ ऐसे युवा है जो हर साल नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं। भारत प्रत्यक्ष निवेश मतलब FDI का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित करता रहा है। हमारे MSME की बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करते हैं। वैसे हमारे लिए कुछ चेतावनी का भी संकेत है कि इन्हें समय समय रहते समझना होगा। चुनाव जीतने का अनैतिक तरीका क्या है? लोकतंत्र जब खतरे में आ जाता है तब चुनावी घोषणा पत्र, अर्थव्यवस्था और विकास की अनदेखी की जाती है और मुफ्त तथा गैर योग्य सब्सिडी के नाम पर वोट मांगा जाता है। कृतज्ञता को वोट में बदलने की यह संस्कृति जो है लोगों के संसाधनों का गलत आवंटन है। इससे क्या होगा कि उपेक्षित लाभार्थियों को नुकसान होता है और यह अनैतिक भी है। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है उन्हें समस्थिति से वंचित रखा जाना चाहिए। मुफ्त उपहार आकर्षक अवश्य होते हैं, लेकिन यह समाज के कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी खर्च का 1/3 ही होता है। कई राज्यों में कल्याण के मद में किया जाने वाला खर्च की उनकी कमाई के आधे से अधिक है। गैर योग्य सब्सिडी 1/4 है और इसका एक अच्छा खासा प्रतिशत उधार फंड से आता है। उदाहरण के रूप में अगर समझा जा सकता है कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और बंगाल में से प्रत्येक पर जो सकल घरेलू उत्पाद GSDP के प्रतिशत के रूप में भारी और अव्यवहार ऋण है। सीधे शब्द में कहें तो बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश पर उसके GSDP का लगभग 1/3 कर्ज है। राजस्थान और बिहार में लगभग 40%, पंजाब का लगभग 50% है और जबकि स्वीकार मात्रा 20% है। जितना की स्थिति यह है कि कई राज्यों में ब्याज खर्च राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। भले हुए चुनाव जीतने के लिए छूट प्रदान करना जारी रखते हैं, यह उच्च ऋण निवेशकों के साथ विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। बिहार सरकार की आय की 3/4 हिस्सा हस्तांतरण मतलब GST, अन्य कर और अनुदान से आता है। राज्य द्वारा केवल 1/4 अर्जित किया जाता है। केरल का प्रतिबद्ध व्यय मतलब वेतन, ब्याज, पेंशन, प्रशासनिक खर्च आय का लगभग 40% है। पंजाब इन मदों पर 50% खर्चा है। राजस्थान जो है अत्यधिक कर्ज में डूबा हुआ है और छत्तीसगढ़ अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की बात कर रहे हैं। इससे उन क्या होगा कि उससे उन राज्यों को केवल 6% जनसंख्या को ही लाभ होगा, लेकिन इस पर जितना व्यय किया जाएगा उससे उन राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। कुछ राज्य राजस्व व्यय, कल्याण व्यय पर 85% से भी अधिक खर्च करते हैं, परंतु विकास, संपत्ति निर्माण या बुनियादी ढांचे के लिए धन देने से इनकार करते हैं। पंजाब पूंजीगत व्यय पर केवल 6% और केवल 8%, जबकि बंगाल और राजस्थान 10% खर्च करते हैं। चुनाव जीतने का साधन। आज देश भर में बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। हालांकि ये सुधार पारदर्शी और योग्यता आधारित बिजली सब्सिडी ढांचे पर निर्भर, लेकिन यह निहित स्वार्थ से ठप हो जाता है। बिजली क्षेत्र के अधिकांश संस्थान अक्षम है। पुराना बुनियादी ढांचा, तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान के साथ वितरण प्रक्रिया में होने वाला लाइन लॉस और विविध प्रक्रिया की चोरी बड़े पैमाने पर जारी है। कई अन्य चुनौतियां भी। ऐसे में राज्यों के समग्र और विविध विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने वाली प्रधानमंत्री की PLI और आत्मनिर्भर योजनाएं सही दिशा में है और राज्य सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसे अपनाना चाहिए। अब यहाँ के अत्याधुनिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के दुष्परिणाम क्या है? तो किसी भी सरकार का जो व्यापक आर्थिक लक्ष्य होता है वो एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करना होना चाहिए जो विकास के अवसर को आसानी से पैदा कर सके। विकास के परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो राज्य में टैक्स और अन्य राजस्व से होने वाली आमदनी बढ़ती है। इसे शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मल्टीप्लायर में वापस लाया जाना चाहिए जो कि समावेशी संकेतकों और आर्थिक गतिशीलता की कुंजी है। इसी तरह से गाँवों और शहरों को जोड़ने वाले जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश बढ़ता है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है उपभोक्ता आधारित है। हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था वो क्या है? वो उपभोक्ता आधारित है। खपत विकास के इंजन को चलाती है, लिहाजा आय में समवर्ती वृद्धि के बिना उच्च खपत को बनाए रखना संभव नहीं है। सरकार को यह भी समझना चाहिए कि उन्होंने जो कमाया नहीं है उसे वे खर्च नहीं कर सकती है। गैर योग्य सब्सिडी जो है उधार ली गई धनराशि से नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इनमें से कुछ क्षेत्रों में गरीबों और वंचितों को मदद की जरूरत भी है और उसके पात्र भी हैं। इसलिए सरकारों को यह सुनिश्चित करने में विवेकपूर्ण होना चाहिए कि उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उचित कार्यक्रमों को लागू किया जाए।
यदि चुनावी राजनीति की बात करें तो वादी अक्सर अपारदर्शी होते हैं, जिन्हें पुनर्वेतन के रूप में वर्णित किया जाता है और सामाजिक न्याय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चुनावी वादे चुनाव आयोग की नज़रों से गुजरते हैं और वे वैध समझे जाने लगते हैं। जब किसी को कुछ मुफ्त मिलता है तो वह दूसरों के लिए भी उसे मुफ्त प्राप्त करने के लिए द्वार खोलता है। यह मांग की पद्धति को बिगाड़ता है। देखा जा रहा है कि अनेक राज्यों में कई राजनीतिक दल इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगली बार जब कोई राजनीतिक दल आपके समक्ष कुछ वादा करे या कोई सरकार मुफ्त बिजली आदि खैरात की बात कहती है तो मतदाता को धन के स्रोत के बारे में पूछना चाहिए। जी, खाद्य तेलों पर शुद्ध वजन लिखे कंपनियां, इसके बारे में कहा जाए है। और भारत के पास पर्याप्त मुद्रा भंडार जैसे दवा बर्दाश्त करने में क्षमता है भारत। और 5G की सेवा जो है 12 अक्टूबर से शुरुआत हो सकती है, ये संभव है। मतलब गूगल ने इस साल अगर बात जनवरी में अब तक शर्तों के उल्लंघन और जानकारी को गलत तरीके से पेश करने के चलते निजी प्ले स्टोर से लगभग 2000 से अधिक लोन ऐप हटा दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दिया है कि 2000 से अधिक जो है लोन वाले जो ऐप हैं उसको हटा दिया गया है। आगे है, भारत ने यूएनएससी में पहली बार यूक्रेन मामले में रूस के खिलाफ किया मतदान। मतलब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन युद्ध में तत्काल खत्म कर विवाद का संवाद व कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने की अपील किया। उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध के कारण पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, विकासशील देशों की परेशानी हो रही है। इसी बीच भारत ने यूक्रेन के लिए मदद की 12वीं खेप भेजने का ऐलान किया है। इसमें 26 प्रकार की दवाएं शामिल है जिनकी यूक्रेन ने मांग किया था। भारत को अपना अनिवार्य साझेदार मानता है अमेरिका। मतलब अमेरिका ने कहा है कि वह भारत को अपना अनिवार्य भागीदार मानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों देश यूक्रेन में अपने अपने राष्ट्रीय हित देख रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका व भारत की राजनीतिक साझेदारी एक स्वतंत्र और खुले प्रशांत क्षेत्र की उन्नति के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन पर हमारा रुख एकदम स्पष्ट है। हम हमें $3 अरब अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रख सके। यूक्रेन में मानवाधिकारों व विस्थापन को लेकर अमेरिका सहित यूरोपीय देश चिंता जताई है। यहाँ पर जैसा अमेरिका में भारत के राजदूत है चंद्रिक संधू ने कहा है भारत और अमेरिका के बीच नौसेनाओं के बीच सहयोग द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि रक्षा क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में। संधू की यह टिप्पणी पिछले सप्ताह INS सतपुरा के सैन डियागो के ऐतिहासिक दौरे के दौरान आई है। भारत को भविष्य में मदद करने पर विचार करेगी अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य इस बात पर विचार करेंगे कि भारत को भविष्य में सहायता देने के लिए देश में मानवाधिकारों व नागरिक स्वतंत्रता में सुधार के साथ जोड़ी जाए या नहीं। इस बात पर कांग्रेस की स्वतंत्र व द्विदलीय शोध शाखा ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने 2023 में भारत को $11.7 करोड़ सहायता देने का प्रस्ताव किया है। हालांकि भारत ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। कांग्रेस की शोध शाखा ने भारत में खराबी मानवाधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं की रिपोर्ट का हवाला देते हुए फिर विचार करने की सिफारिश की है। वहीं भारत ने नागरिक स्वतंत्रता को लेकर बार बार देशी सरकारों मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट को खारिज किया है। आगे बात करें तो भारत और अमेरिका के प्रस्तावित युद्ध अभ्यास से बौखलाया चीन। मतलब भारत और अमेरिका के अक्टूबर में प्रस्तावित सैन्य अभ्यास से चीन बौखला गया है। उसने इस चीन भारत के बीच के समझौतों का उल्लंघन बताया, कहा है कि यह द्विपक्षीय मामले में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप है। लेकिन भारत ने कहा है कि वह सभी पूर्व समझौतों पर कायम है। इस युद्ध अभ्यास को किन मायने में तीसरे पक्ष या हस्तक्षेप कहा जा सकता है, समझ से परे चीन इसे बेवजह रंग देने की कोशिश कर रहा है। चलिए, तो हम लोग का आज का ये टॉपिक यहीं तक था। तो आप लोग जिन्होंने हमारे चैनल पर नए हैं वो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो पुराने साथी हैं जो अभी तक प्यार दे रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपका प्यार हमेशा होता रहे, ठीक है। फिर आप हमेशा हमारे बरसाते रहेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग पुराने साथी वो अपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रिपरेशन करने में लाभ हासिल हो, ठीक है। और आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।